हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एससीएस क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज लेकर आए हैं फिर से हम एनटीपीसी परीक्षा 2025 की, जो आपकी 5 जून से लगी हुई है और 24 जून तक चलेगी। उसका जो ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं और इसके द्वारा आप लोग अपनी तैयारी जांच सकते हैं कि कैसा पेपर आता था और किस तरह के प्रश्न आए थे। चलिए देर ना करते हुए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा आ चुका है। पहला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। तो इसमें कौन सा ठीक आंसर होगा? देखिए, जैसे भेड़ का भेड़ा होगा तो इसी तरीके से कौन सा ठीक हो जाएगा? तो भेड़ का भेड़ा या सियार का चीखना हो जाएगा, गाय का बछड़ा हो जाएगा, शेर का शावक या हिरणी का बारहसिंगा। तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा? हिरणी का बारहसिंगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसमें अधिकांश प्रश्न हम जीके जीएस के लेंगे और मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को समावेश ना के बराबर ही करेंगे। कुछ प्रश्न ही सॉल्व करेंगे, वरना हम जीके जीएस का पूरा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय न्याय प्रणाली में रिट, जिसे हम हिबियस कॉर्पस इसके नाम से भी जानते हैं, का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हिबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होगा दोस्तों? इसका शाब्दिक अर्थ होगा आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको पता है जो हाई कोर्ट होता है वो आपके कितने प्रकार की रेट जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार की रेट जारी कर सकता है। उनमें से एक रेट कौन सी है? हिबियस कॉर्पस। तो ये एक प्रकार की रेट होती है। तो इसका ठीक आंसर क्या होगा? आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होता है। दोस्तों, क्लास अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न अगला जीके जीएस का ही प्रश्न लेंगे, तो आगे प्रश्नों को बढ़ाते हैं हम आगे। देखिए, बाकी ये प्रश्न जो हैं कुछ मैथ और रीजनिंग के भी हैं। हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? तो साक्षर व्यक्ति किसे माना जाता है, किसे माना जाएगा? तो वह एक व्यक्ति जो किसी भाषा में अपने नाम और पता पढ़ सकता है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? साक्षर कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। वह क्या कहा जाएगा? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ लिख सकता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उससे कहा जाता है साक्षर। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति होना चाहिए और जो भाषा को समझने के साथ पढ़ और लिख सके, तो उसे बोलेंगे हम कि वह व्यक्ति साक्षर है। चलिए, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ये आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न हमारा आ चुका है। देखिए इसमें क्या प्रश्न पूछ रहा है? उस विकल्प का चयन करें जिससे तीसरे पक्ष से वही संबंध है जो दूसरे पक्ष का पहले पद से है। खोया पाया, अब इसमें व्यय के साथ किसका संबंध होगा? बचत का, भुगतान का, बजट का या उपयोग का? खोया पाया एक तरीके से विपरीत शब्द हैं, तो व्यय क्या क्या होगा? व्यय का हो जाएगा बचत। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा आ चुका है। तो नेक्स्ट प्रश्न का आंसर है हमारा, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक उत्प्रेरक है? जैविक उत्प्रेरक कौन सा है? क्या एंजाइम होगा, खनिज, हार्मोन या विकिरण? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? एंजाइम जो हमारा होता है वो जैविक उर्वरक होता है। जैविक उर्वरक क्या होता है? जो बायोलॉजिकल जो उत्प्रेरक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम बायोलॉजिकल उत्प्रेरक। तो इसमें कौन सा इसका एग्जाम्पल है? तो एंजाइम जो है इसका ठीक एग्जाम्पल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ चुका है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? स्वराज दल की स्थापना CR दास, वैज्ञानिक समाज एमएन राय, भूदान आंदोलन विनोबा भावे और वेद समाज घरालू नायडू।
तो ये वाला जो 4 वाला ऑप्शन है वो सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि वेद समाज की जो स्थापना थी वो दयानंद सरस्वती ने की थी, और जबकि स्वराज दल CR दास बिल्कुल ठीक है, वैज्ञानिक समाज एमएन राय, और भूदान आंदोलन विनोबा भावे से संबंधित है। तो प्रश्न का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 के नाम से चुना गया था? उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, और इस समय का करंट अफेयर क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर क्वेश्चन भी इसमें आएंगे। तो आप लोग हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2024 वाला, ये वाला आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा प्रश्न हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया। इसका ठीक आंसर तो संविधान हो जाएगा, लेकिन अब जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो 2024 का आएगा, तो आप लोग 2024 का याद कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जो मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है। तो इसका ठीक आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाँ क्या प्रश्न है? नेक्स्ट प्रश्न को आगे बढ़ाते स्क्रॉल करते हुए चलिए देखिए, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो जो जैन मठ होते हैं संस्थान, जैनों के जो मठ होते हैं संस्थानों को, उन्हें क्या कहा जाता है? अपरिग्रह कहा जाता है, श्वेतांबर, तीर्थ या वसदिश? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? वसदिश। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जैन मठ संस्थानों को कहा जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इसी तरह के प्रश्न आपको आपकी एनटीपीसी परीक्षा में 2025 को जो होने वाली है उसमें इसी तरह के प्रश्न आएंगे। तो आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं, प्रश्नों को एक बार देख कर जाइए और आप लोग उसके हिसाब से प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं, और आपने तैयारी करे भी होगी। अगर आप मॉक टेस्ट के रूप में लगाना चाहते हैं, मॉक टेस्ट के रूप में भी इस साइट को लगा सकते हैं। देखिए, इनमें से कौन सी तरंगें मनुष्य के लिए श्रव्य होती हैं? अर्थात मनुष्य किन तरंगों को सुन सकता है? श्रव्य तरंगें कौन सी होती हैं? तो जिन तरंगों को सुन सकता है तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली होंगी, या 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच वाली रेंज वाली होंगी, या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली आवृत्ति रेंज वाली होंगी, या 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली। इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य के लिए जो श्रव्य तरंगें होती हैं उनकी आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होना चाहिए। 20 से और 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति की तरंगों को मनुष्य सुन सकता है, और इससे कम या इससे अधिक तरंगों की जो आवृत्ति की तरंगें हैं उनको नहीं सुन सकता है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है। 2019 में पूछा है, किस भारतीय एथलीट को पूमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? उस समय ठीक आंसर विराट कोहली था, लेकिन 2024 में आप लोग याद कर सकते हैं 2024 में किसे नियुक्त किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत हैं, एक असंगत है, असंगत का चयन करना है। तो HDFC हो गई, RBI हो गई, ICICI हो गई, या SBI हो गई। असंगत कौन है? असंगत को पहचानना है, तो इसमें असंगत कौन हो जाएगा? RBI हो जाएगी। HDFC भी एक बैंक है, ICICI भी एक बैंक है, और SBI भी बैंक है, लेकिन जो RBI होती है ये बैंक नहीं है, ये बैंकों का बैंक कहा जाता है। अर्थात ये सभी बैंकों को मान्यता देती है, एक प्रकार से बैंकों का बैंक बोला जाता है RBI को। तो RBI जो है इन चारों में भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भू क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है? यूरोप का सबसे बड़ा देश इनमें से कौन है? तो रूस होगा, इटली होगा, यूनाइटेड किंगडम होगा, या रोमानिया होगा। आपको पता है रूस जो है वो यूरोप का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, और दुनिया का भी सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के हिसाब से देश है वो रूस ही है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र स्थित है, वो कहाँ है? उदगमंडलम। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
2018 में डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो ये थे उस समय जी सतीश रेड्डी, लेकिन आप चेंज हो चुके हैं। जी सतीश रेड्डी, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस समय वर्तमान में कौन है डीआरडीओ का अध्यक्ष। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न किसे है? ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? तो भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण किस वायसराय ने कराया था? तो ये था मेयो, लॉर्ड मेयो के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1872 ईस्वी में पहली बार भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? पेरिफेरल डिवाइस क्या है? तो कंप्यूटर से प्रश्न है, पेरिफेरल डिवाइस क्या है? तो देखिए पेरिफेरल डिवाइस क्या होंगी? ये एक आंतरिक या बाह्य डिवाइस हैं जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2018 में किस अंडमान द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया था? 2018 का प्रश्न है। ये प्रश्न 2025 में भी पूछा जा सकता है। तो अंडमान द्वीप के बहुत सारे द्वीपों के नाम को बदलकर किसी शहीद के नाम पर, किसी वैज्ञानिक के नाम पर रखे गए हैं। तो उनमें से एक सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया था। वो कौन सा द्वीप था? तो वो था रॉस द्वीप। आप इसके ट्रिक याद कर सकते हैं, बॉस और रॉस। रॉस द्वीप किसके नाम पर? बॉस के नाम पर। बॉस और रॉस एक ही तरीके का नाम आ रहा है तो लगभग, तो इससे याद रख सकते हैं। और एक द्वीप का नाम जो था हैवलॉक द्वीप, ये हैवलॉक द्वीप जो है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया था। इसका नाम हैवलॉक द्वीप का नाम किसके नाम पर? APJ अब्दुल कलाम के नाम पर बदला गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? तो ये किए गए थे 1976 के 42वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो 42वां संविधान संशोधन था इसे भारत का मिनी संविधान भी बोलते हैं। मिनी संविधान भी इसी को बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये जो स्वदेशी आंदोलन था, यह आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। तो ठीक का आंसर क्या हो जाएगा? चौथा वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा था जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया गया? तो किसने ये शब्द गढ़ा था? हिंदू वृद्धि दर, ये जो गढ़ा था राजकृष्ण ने गढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही हो दोस्तों, क्लास को लाइक और चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलें, जिससे कि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहता है और क्लास हम आपको अधिक से अधिक प्रोवाइड करा सकें। चलिए, नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक लिखित है किसके द्वारा? तो ये जो है प्रियंका दुबे द्वारा लिखित है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगले प्रश्न, अक्टूबर 2020 तक जानकारी के अनुसार भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय थे श्री KN व्यास। और वर्तमान में कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा वर्तमान में कौन होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा नैमाल अले भी कहा जाता है? तो पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को नैमाल अले भी कहा जाता है? तो ये जो राज्य है वो सिक्किम राज्य है। आपको पता होगा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश भी सिक्किम था और इसकी जनसंख्या जो थी वो सबसे कम थी। और जो नागालैंड था, नागालैंड के बारे में आप लोग, ये पूर्वोत्तर राज्य ही है। नागालैंड भी, ये जो सभी राज्य हैं वो सब पूर्वोत्तर राज्य ही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जो है जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ और व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है निरुक्त। ऑप्शन नंबर
4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न में चलिए देखिए प्रश्न क्या है, इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग सुधार में हेतु किया गया था। बैंकिंग सुधार के लिए कौन सी थी, तो ये जो थी नरसिम्हन समिति थी। चलैयक समिति किससे संबंधित थी, ये कर सुधार से संबंधित थी। कर सुधार टैक्स जो रिफॉर्मेशन हुआ था उससे संबंधित थी, जबकि बैंकिंग से नरसिम्हन समिति थी। केलकर विजय केलकर समिति का संबंध आप लोग बताएंगे किससे संबंधित है ये केलकर समिति। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये जो प्रार्थना समाज की स्थापना जो थी आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और महात्मा गांधी ने करो या मरो, ये करो या मरो नहीं दिया था, महात्मा गांधी ने क्या दिया था, हे राम। कौन सा शब्द दिया था, हे राम। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न कहाँ पे है हमारा। तो धूमल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो धूमल का संबंध किससे है, तो ये जो धूमल का संबंध है वो जम्मू का और कश्मीर से है। धूमर अलग होता है, घूमर अलग होता है, और ये धूमल अलग है। तो धूमल का संबंध जम्मू कश्मीर से है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, योजना नहीं, इसको स्वर्णिम चतुर्भुज बोला जाता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 4 शहर जो हैं, 4 शहरों को जोड़ता है ये, इसीलिए इसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। 4 भारत के सबसे बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको जोड़ने वाली योजना जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहलाती है। इसकी कुल लंबाई जो है 5846 किलोमीटर है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लैन का एक लाभ है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, इससे पूरा नाम है इसका। और इसका जो लाभ क्या है, तो लाभ है पेरिफेरल्स को साझा करना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस। और जो इसमें लिखा हुआ है ये फ़ारेनहाइट में लिखा है, इसीलिए गलत है। सेल्सियस में पूछेगा 37 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलेंगे। और केल्विन में आप लोग बताएंगे, केल्विन में 273 और प्लस 37 को जोड़ देंगे, तो ये 0, 1 और 3, 310 केल्विन। केल्विन में पूछेगा 310 केल्विन होता है मनुष्य का तापमान। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। आप लोग तीनों याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में, भारतीय संविधान में शामिल विधि का शासन संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है। तो विधि का शासन किससे लिया गया है, ये जो लिया गया है यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हैं, यानी बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले कौन से राज्य जो हैं वो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डिजिटल इमेज में संबंध में डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो डिजिटल इमेज के संबंध में डीपीआई का पूर्ण रूप क्या होगा, ये जो होता है डॉट्स पर इंच। पूरा नाम क्या होता है, डॉट्स पर इंच होता है। ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। इनमें से कौन सा व्यापार संगठन WTO का पूर्ववर्ती था। तो WTO को पूर्ववर्ती क्या था, यानी किस नाम से जाना जाता था, इसे जाना जाता था गैट के नाम से। किसके नाम से, गैट के नाम से जाना जाता था, गैट, जर्नल ट्रेड एग्रीमेंट टैरिफ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो कौन होगी, तो इनका ठीक आंसर डॉक्टर मिताली राज। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा आ चुका है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न हमारा है, क्लास अच्छी लग रही हो दोस्तों क्लास को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह संगत हैं और एक असंगत है, असंगत चयन करें। असंगत कौन सा होगा? हेलमेट, टोपी, पगड़ी, बुर्का। हेलमेट, टोपी, पगड़ी ये तीनों जो है वो सर पर पहने जाते हैं। जो बुर्का होता है वो पूरी शरीर और बॉडी पूरी पर पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए गए 3 में से किसी तरह संगत है और एक असंगत। असंगत का चयन करना है। असंगत कौन सा होगा? ईंट, मोती, पान, हुक्म। ईंट, मोती, पान, हुक्म। देखिए ईंट, पान और हुक्म ये जो है ताश के पत्ते हैं, जबकि मोती कोई ताश का पत्ता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा, अगले प्रश्न की देखिए, क्लास अगर अच्छी लगे दोस्तों क्लास को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरीके से हम आपको अधिक से अधिक वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।